छात्रों पुनः नमस्कार सभी के लिए, सभी को शुभाशीष शुभकामनाएं। और पुनः एक बार मैं शुभकामना देता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी रहे, आप अच्छा पेपर दे करके आए। और अब जो प्रकरण हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस प्रकरण का नाम है काव्य गुण और शब्द गुण। इसके बाद में मैं आपको काव्य भी पढ़ाऊंगा। पहले हम काव्य और काव्य गुण पर चर्चा कर लें, उसके पश्चात हम काव्य पर चर्चा करेंगे। काव्य कितने प्रकार के होते हैं, महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है, महाकाव्य की विशेषताएं क्या है, खंड काव्य की विशेषता क्या है, प्रमुख महाकाव्य और कवियों के नाम, प्रमुख खंड काव्य और कवियों के नाम, पाठ है मुक्तक और गेय मुक्तक। यहां से भी एक प्रश्न आपके लिए बनता है। तो सर्वप्रथम हम जो चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा शब्द गुण। शब्द गुण का एक नाम काव्य गुण भी है और काव्य गुण का दूसरा नाम शब्द गुण है। वो शब्द गुण भी पूछ सकता है, मतलब शब्द गुण और काव्य गुण दोनों एक ही हैं। तो काव्य गुण किसे कहते हैं या शब्द गुण किसे कहते हैं, सबसे पहले प्रश्न बनता है। तो शब्द गुण कहते किसे हैं, देखिए जिस काव्य गुण विशेष के कारण क्षमा चाहता हूं, वे गुण जो रस के नित्य धर्म हैं, वे गुण जो रस के नित्य धर्म हैं या ऐसे गुण जो रस के साथ हमेशा चलते हैं, उन्हें हम काव्य या शब्द गुण कहते हैं। क्या परिभाषा है, वे गुण जो रस के नित्य धर्म है, नित्य धर्म से तात्पर्य ऐसे गुण जो रस के साथ हमेशा चलते हैं, उन गुणों को हम काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। वे गुण जो रस के नित्य धर्म है या ऐसे गुण जो रस के साथ हमेशा चलते हैं, उन्हें हम काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। अब यहां एक और प्रश्न बनता है कि शब्द गुण या काव्य गुण होते कितने प्रकार के हैं। तो शब्द गुण और काव्य गुण हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद। यहां भी एक प्रश्न आ जाता है कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। यहां एक और प्रश्न बनता है कि आचार्य भोज के अनुसार काव्य गुण या शब्द गुणों की संख्या कितनी है। आचार्य भोज के अनुसार काव्य गुण या शब्द गुणों की जो संख्या है वो 24 है। यदि वो गहराई में यदि पूछता है तो क्लियर करना है आपको कि आचार्य भोज के अनुसार जो काव्य गुणों की संख्या है वो 24 है। यदि ऐसा नहीं पूछा जाता तो काव्य गुण की संख्या हमारी कितनी है, 3, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं, इसके लक्षण और विशेषताएं बताते हुए उदाहरण दीजिए। ओज गुण किसे कहते हैं, इसके लक्षण और विशेषता बताते हुए उदाहरण दीजिए। प्रसाद गुण किसे कहते हैं, इसके लक्षण और विशेषता बताते हुए उदाहरण दीजिए। यहां से जो ओज गुण है अधिकांश से पेपर में पूछ लिया जाता है कि चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है किस गुण का। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है वो किस गुण का होता है, वो हमारा ओज गुण है। देखिए सर्वप्रथम माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, लक्षण और विशेषता बताते हुए उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले हम समझ लें माधुर्य गुण कुछ नहीं है, 3 शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। द्रवित, उद्दीप्त, आसानी से समझना। आसानी से, देखिए
द्रवित, उद्दीप्त, आसानी से समझना। देखिए, जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय द्रवित हो जाता है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय द्रवित हो जाता है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय उद्दीप्त हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसे हम ओज गुण कहते हैं। और जिस काव्य गुण विशेष के कारण मनुष्य के हृदय में अर्थ आसानी से समा जाता है उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। अब हम इनके लक्षण और विशेषताएं और अलग से परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। सर्वप्रथम माधुर्य गुण। जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय द्रवित या पुलकित हो जाता है उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय द्रवित या पुलकित हो जाता है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। इसके लक्षण और विशेषताएं। लक्षण या विशेषताएं। नंबर 1, यह गुण प्राय करुण, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य रस में पाया जाता है। देखिए, यह गुण प्राय करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस एवं वात्सल रस में पाया जाता है। प्रथम विशेषता। द्वितीय, इसमें मधुर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। तृतीय, इसमें कठोर वर्ण जो होते हैं वो टा वर्ग है, टा, ठा, डा, ढ, अण, टा, ठा, डा, ढ, अण, तथा संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, स्र का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, यह गुण प्राय करुण, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल रस में पाया जाता है। इसमें मधुर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग होता है, कठोर एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता। नंबर 4, इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता है। कितनी विशेषताएं इसकी? 4 विशेषताएं। सर्वप्रथम,
यह गुण प्राय करुण, श्रृंगार, शांत एवं वात्सल रस में पाया जाता है। द्वितीय, इसमें मधुर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग होता है। तृतीय, इसमें कठोर एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग नहीं होता। चतुर्थ, इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं होता। अब बात आई उदाहरण की। यदि आपको करुण रस का उदाहरण याद है, यदि आपको श्रृंगार रस का उदाहरण याद है, यदि आपको वात्सल रस का उदाहरण याद है या शांत रस का उदाहरण याद है, तो किसी के एक का उदाहरण आप लिख दोगे तो वो उदाहरण आपका माधुर्य गुण का कहलाएगा। दूसरा है हमारा ओज गुण। देखिए, जिससे काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय उद्दीप्त हो जाता है। उद्दीप्त कहें तो आंग्ल भाषा में एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उसके हृदय के अंदर जोश उत्पन्न हो जाता है। तो जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय उद्दीप्त हो जाता है उसे हम ओज गुण कहते हैं। अब ओज गुण की विशेषताओं, माधुर्य गुण की विशेषताओं में काफी भिन्नता है, लगभग विपरीत है। देखिए कैसे। नंबर 1, यह गुण प्राय वीर, रौद्र, भयानक एवं विभत्स रस में पाया जाता है। देखिए, जो ओज गुण है प्राय कौन कौन से रसों में पाया जाता है? वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस एवं भीभत्स रस में पाया जाता है। नंबर 2, इसमें मधुर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, इसमें कठोर एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। देखिए साहब, ओज गुण की क्या क्या विशेषता हो गई कि यह गुण प्राय वीर रस में, रौद्र रस में, भयानक रस में और भीभत्स रस में पाया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इसमें मधुर एवं कोमल वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। तीसरी विशेषता, इसमें कठोर एवं संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। चौथी विशेषता, इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग होता है। तो यहां भी अब आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न चल रहा होगा, बोले सर उदाहरण कैसे लिखें? तो आपको यदि वीर रस का उदाहरण याद है या रौद्र रस का उदाहरण याद है या भयानक रस का या भीभत्स रस का, तो जितने चारों रसों में से यदि किसी एक रस का उदाहरण याद है तो हम लिख देंगे, वो आपका उदाहरण किसका हो जाएगा? ओज गुण का। अब है हमारा प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, यहां से डेफिनेट कोई ना कोई प्रश्न आता है। तो गुण किसे कहते हैं,
गुण कितने प्रकार को होते हैं, चित्त की उत्तेजना वृत्ति से किसका संबंध है, कौन से गुण का संबंध है, और वह कौन सा गुण है जो प्राय सभी रसों में पाया जाता है। ऐसे यदि प्रश्न आता है कि वह कौन सा गुण है जो प्राय सभी रसों में पाया जाता है, तो वो है हमारा प्रसाद गुण। कौन सा? प्रसाद गुण। यदि पुनः एक बार याद दिला दूं तो वह गुण कौन सा गुण है जो प्राय सभी रसों में पाया जाता है, तो वो हमारा हो गया प्रसाद गुण। तो जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव हृदय में अर्थ आसानी से समा जाता है, या जिस काव्य गुण विशेष के कारण मानव अर्थ को आसानी से समझ लेता है, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। और यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। जो प्रसाद गुण है वो सभी रसों में पाया जाता है। ये थे आपके काव्य गुण। यहां से 101% कोई ना कोई प्रश्न आएगा। काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, माधुर्य गुण क्या है, ओज गुण क्या है और प्रसाद गुण क्या है, तो आप ध्यान से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अब कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण की जो टॉपिक हैं उनको मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको डीपली पढ़ना है। सबसे पहले रस, अंग सहित रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। उसके बाद में आपका प्रकरण आता है लोकोक्तियां मुहावरे, लोकोक्तियां मुहावरे में अंतर, भाषा, विभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली। एक बोली की जो ट्रिक है मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, निपात, तकनीकी शब्द, भाव पल्लवन, अनेक शब्दों के एक शब्द, अशुद्ध वाक्य, ये सभी आपको पढ़ के चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, गद्य की गौण विधाओं के नाम, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, आत्मकथा जीवनी में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है, तो आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को 6 भागों में बांटा गया है। भारतीय युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावादी युग 1920 से 1936, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950, नई कविता 1950 से आज तक। तो आधुनिक हिंदी ये भारतीय हिंदी की विशेषताएं कवियों रचनाओं के नाम, द्विवेदी की विशेषताएं कवियों रचनाओं के नाम, उसी प्रकार छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की विशेषताएं कवियों रचनाओं के नाम भी आपको याद करके चलना है। साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है, तो आप सबको पता है कि 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4। सबसे पहले आदिकाल, जिसको हम वीरगाथा काल का नाम देते हैं, इसका समय था संवत 1050 से 1375। दूसरा है हमारा पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, इसका समय था 1375 से 1700 तक। तीसरा है हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं। यहाँ एक प्रश्न बन जाता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, तो इसका समय था 1700 से 1900 तक। और वर्तमान काल को कहा गया आधुनिक काल, जो 1900 से और आज तक है। यहां भी आपको भक्ति काल में 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी, एक कृष्ण मार्गी और एक राम मार्गी। तो इन शाखाओं के कवि और इनकी विशेषताओं के नाम ये भी आपको याद करके चलना है। साथ ही भाव पल्लवन, संक्षेपण और टेक्निकल शब्द, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक जो शब्द हैं आपके बॉटनिकल नेम जो होते हैं या बायोलॉजी संबंधित जो शब्द हैं या अंग्रेजी भाषा से संबंधित, ये भी आपको याद करके चलना है। निपात, निपात भी पढ़ना है। निपात के साथ साथ में विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये भी प्रकरण आपके उसमें है। अब आता है काव्य, तो काव्य में काव्य किसे कहते हैं, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, महाकाव्य क्या होता है, खंड काव्य क्या होता है। महाकाव्य और खंड काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य के लक्षण और विशेषताएं, महाकाव्य और खंड काव्य से संबंधित डेफिनेट प्रश्न आएगा। महाकाव्य के लक्षण और विशेषताएं कवियों रचनाओं के नाम, खंड काव्य के लक्षण और विशेषताएं कवियों रचनाओं के नाम, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक, पाठ्य मुक्तक किसे कहते हैं और गेय मुक्तक किसे कहते हैं, और
जितने भी आपके आरोह भाग 2 में या वितान में जितने भी चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए कि एक आत्म परिचय और गीत किसने लिखा है, भैया हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो ये पाठ का नाम भी आपको याद होना चाहिए। आलोक धनवा ने क्या लिखा है, बोले पतंग लिखा है। तो पाठ का नाम और राइटर का नाम यहां से भी प्रश्न बन के आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, तैयारी करें अच्छे तरीके से। और अब मैं और एक और चीज बता दूं आपको, जब हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक दिन पूर्व ही अपनी तैयारी कर लें। शाम को ही अपना ड्राम बॉक्स पूरा उसमें देख लें कि सबसे सर्वप्रथम हमारा प्रवेश पत्र है कि नहीं। पेन कम से कम अतिरिक्त पेन लेके चलें, एक ब्लैक पेन लेके चलें जिससे हम हेडिंग लिख सकते हैं। सर्वप्रथम हम वस्तुनिष्ठ ही हल करें। और मैं चाहूंगा लगभग मुझे इस बार भी मैंने कॉपियों का मूल्यांकन किया और इस बार भी जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो मदद करनी है उस समय मूल्यांकन कर्ता की करनी है। तो हम क्रम से यदि क्रमबद्ध तरीके से करोगे तो वहां दिक्कत नहीं आएगी मूल्यांकन कर्ता को, तो वो आपकी मदद ही करेगा। हम क्या करते हैं कि पहला प्रश्न है हमने 8वें पेज पर कर दिया और 8वां प्रश्न है वो हमने पहले पेज पर कर दिया। वहां टीचर को कॉपी बार बार पलटनी पड़ती है, वो मन मस्तिष्क से वो फिर सुरक्षित नहीं रख पाता, वो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत पैदा होती है, वो आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। दूसरी बात, जैसे ही हम कक्ष में जा रहे हैं, परीक्षा कक्ष में, तो टाटपट्टी है या जो भी फर्नीचर है, एक बार जाकर के ये अवश्य देख लें कि कोई गलती से द्वेष पर कोई चिट तो नहीं रख गया। मान लीजिए आप यदि कोई चिट आ गई और नकल प्रकरण बनेगा, आपके ऊपर बनेगा। तो जो जितना मैंने आपको बताया ये व्याकरण आप पूरी तैयार कर लें। कल फिर सुबह मैं आऊंगा आपके सामने और बिल्कुल जितने भी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।